हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए सिंथेसिस के अगले क्रम में। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का। अब तक हमने जो सेंटेंस दिए होते थे टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस, उनको कन्वर्ट करते थे एक न्यू सिंपल सेंटेंस में। आज हम बात करेंगे कि टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस चेंज इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज हम बात करेंगे सिंथेसिस के क्रम में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना। तो आइए बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता कैसे है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज का होना अनिवार्य है और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ साथ एक उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना भी अनिवार्य है। आप ये कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना अनिवार्य है। सबऑर्डिनेट क्लॉज एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, अर्थात किसी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही आप ये कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज एक ही होगी सेंटेंस में। तो प्रिंसिपल क्लॉज देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा। हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा इक्वल टू वो कैसे प्रिपेयर होगा, उसके लिए एक हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए और एक एटलीस्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के मिलन से या दोनों के मिलने से एक हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा तैयार होता। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं आपको। एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारा, द न्यूज दैट ही हैज डाइड इज रॉन्ग। ये समाचार कि वो मर चुका है, ये समाचार वो सरासर गलत है। द न्यूज दैट ही हैज डाइड, ये समाचार कि वो मर चुका है, इज रॉन्ग, ये समाचार गलत है। अब ये हमारा जो सेंटेंस है, ये दिया हुआ सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारी एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जिसको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। वो पूर्ण रूप से अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने में सक्षम होती है, वो कहलाती है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरी ओर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उसे अपने पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए किसी न किसी दूसरी क्लॉज पर आश्रित रहना पड़ता है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर पाने में सक्षम नहीं होती है, उसे अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर आश्रित होना पड़ता। तो जो सेंटेंस दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, उसमें हम देखते हैं कि हमारी एक प्रिंसिपल क्लॉज यूज हुई है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, द न्यूज इज रॉन्ग। जो इस सेंटेंस में आया है द न्यूज इज रॉन्ग, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है कि ये समाचार गलत है। इसको अपने अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पे आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हुई है वो हमारी है कि दैट ही हैज डाइड, कि वो मर गया है। तो जब तक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ये अपना अर्थ नहीं जोड़ेगी तब तक कि वो मर चुका, कौन मर चुका कुछ पता नहीं। अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज पूर्ण रूप से अपना अर्थ प्रकट कर पाने में सक्षम नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारी एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के मिलने से बनती है। तो अब बात करते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती हैं वो तीन तरीके से बनती हैं। जब हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज तो सबऑर्डिनेट क्लॉज करेंगे, लेकिन वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे निर्मित होती है उनको हम तीन तरीके से बना सकते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज निर्मित होती है नाउन क्लॉज से भी, अर्थात नाउन क्लॉज के द्वारा हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज करेंगे, या नाउन क्लॉज
से बना सकते हैं या एडजेक्टिव क्लास के रूप में यूज कर सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लास को, या उसको हम एडवर्ब क्लास के रूप में यूज कर सकते हैं। किस चीज के लिए? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है वो तीन तरीके से बनती है। कौन तीन तरीके से? नाउन क्लास के रूप में, एडजेक्टिव क्लास के रूप में और एडवर्ब क्लास के रूप में। तो ये जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है ये निर्मित होती है तीन तरीके से। कैसे कैसे? एक बार फिर रिमाइंड कराते हैं हम आपको। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास के रूप में। अब ये तीनों क्लास, एक खासियत और है कि ये जो तीनों क्लास होंगी ये किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होंगी। ये जो तीनों क्लास बनेंगी या तीनों क्लास होती हैं वो किसी न किसी रूप में हर हाल में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होती। इनकी खासियत क्या होती कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होती तीनों क्लास, चाहे वो नाउन क्लास हो, चाहे एडजेक्टिव क्लास हो या एडवर्ब क्लास हो। ये तीनों किसी न किसी सबऑर्डिनेट क्लास से या सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती। अब कंजक्शन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन और एक होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, या आप ये कह सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जब हम सेंटेंस ऐड करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाता है कॉम्प्लेक्स, और दूसरी ओर अगर हम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन यूज करके सेंटेंस जोड़ेंगे तो वही सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कंपाउंड में। तो अभी हम केवल बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, क्योंकि अभी हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज नहीं करना, हम कंपाउंड नहीं बनाना चाहते हैं, हमको सेंटेंसेस को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। इसलिए हम अभी केवल बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। तो आइए देखते हैं नाउन क्लास का प्रयोग। क्योंकि क्लास कितने तरीके से होती हैं? तीन तरीके से निर्मित होती हैं। हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लास हैं वो तीन तरीके से निर्मित होती हैं। किस किस रूप में? नाउन क्लास के रूप में, एडजेक्टिव क्लास के रूप में और एडवर्ब क्लास के रूप में। तो सबसे पहले क्रम में हम बात करते हैं नाउन क्लास के रूप में। आइए देखते हैं हम नाउन क्लास का प्रयोग करके कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन। नाउन क्लास का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। तो ये वाक्य में नाउन का कार्य करता है। जो सेंटेंस में हमारे नाउन क्लास जो हम बनाएंगे वो हमारे दिए हुए सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किसका काम करेगा? वो हमारे सेंटेंस में नाउन का काम करता है। और ये ऐसे कंजक्शन से शुरू होगा, जो नाउन क्लास हम यूज करेंगे ये ऐसे कंजक्शन से शुरू होता है जिसका अर्थ का से निकलता है, जिसका अर्थ का वर्ण से निकलता है। अब नाउन क्लास में प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ कंजक्शंस हैं जिनको आपको बाय हार्ट लर्न करना है। अगर ये कंजक्शन आपने लर्न कर लिए, ठीक ढंग से इन कंजक्शंस को नोट कर लिया, उनको पढ़ लिया, समझ लिया, तब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंजक्शंस दिए गए हैं और ये कंजक्शंस स्पेशली किसमें यूज किए जाते हैं? नाउन क्लास के रूप में। तो दैट, जैसे आप जानते हैं दैट का अर्थ होता है कि, फिर दिया है इफ, चाहे आप इफ कह लें या वेदर कह लें। तो इफ और वेदर का यूज कि का अर्थ जब निकलता है सेंटेंस में तब यूज किया जाता है। और बाकी जितने भी कंजक्शन हैं उनकी एक पहचान आप ये कह सकते हैं कि ये सारे कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड के रूप में है, चाहे व्हेयर हो, व्हेन हो, हाउ मच हो, हाउ मेनी हो, ये सारे कंजक्शन किस रूप में है? क्वेश्चन वर्ड के रूप में होते हैं। तो ये कुछ कंजक्शंस हैं जिनको आप देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये वो कंजक्शन हैं जिनका यूज हम प्रॉपरली अक्सर ऑफनली करते हैं किसमें? नाउन क्लास के रूप में। जब हम नाउन क्लास का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तब प्रॉपरली ये कंजक्शन हम यूज करते हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पे कुछ कंजक्शंस। तो आइए अब देखते हैं नाउन कंजक्शन का यूज करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक न्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजक्शन दैट की।
जैसा कि बताया गया कि नाउन कंजक्शंस में ऐसे कंजक्शंस आते हैं जो का के उच्चारण से शुरू होते हैं। तो जैसे एक कंजक्शन दिया है दैट, तो दैट का अर्थ ही होता है कि, या बीच में जब इसका अर्थ प्रकट होता है तो की का अर्थ प्रकट करता है कंजक्शन दैट। तो कुछ कंडीशंस होती हैं कि किन कंडीशंस पर हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि दैट यूज करने की कौन सी कंडीशन होती है। लिखा गया है कि दैट का प्रयोग तब किया जाएगा जब दो सिंपल सेंटेंस दिए गए होंगे, एटलीस्ट दो, और दैट का प्रयोग आपको करना होगा तो एक कंडीशन जरूर आपको चेक करनी होगी दिए गए सेंटेंसेस में। अगर वो कंडीशन दैट अप्लाई होने को कहती है तभी आप दैट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो आप कंजक्शन दैट यूज नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन है जो दैट अप्लाई करने को कहती है या कौन सी कंडीशन पर दैट अप्लाई होता है। लिखा हुआ है कि दैट का प्रयोग तब किया जाएगा जब एक वाक्य के अंत में, कहा गया है कि जब सिंपल सेंटेंस दिए गए होंगे तो कम से कम दो सिंपल सेंटेंस तो दिए गए होंगे, उन्हीं को आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो उन दो सेंटेंसों में से किसी एक सेंटेंस के अंत में इट सो दैट दिस होना अनिवार्य है। आप ये कह सकते हैं कि जो दो सिंपल सेंटेंस दिए गए होंगे उन दो सिंपल सेंटेंसों में किसी एक सेंटेंस में अंत में इट सो दैट या दिस होना अनिवार्य है। मान लीजिए कि अगर सेंटेंस के अंत में ये वर्ड ना आए तो हो सकता है कि उन दिए गए सेंटेंसेस, चाहे वो फर्स्ट सेंटेंस हो चाहे वो सेकेंड सेंटेंस हो सकता है अंत में अगर ना रहा हो तो हम शुरुआत में भी इट देख सकते हैं। अगर अंत में वो वर्ड ना रहे होंगे तो हो सकता है इन दोनों वर्ड सिंपल सेंटेंसों की हो सकता है किसी एक की शुरुआत इट से हो सकती है, या तो अंत में आए या उन दोनों सिंपल सेंटेंस में से कोई एक सिंपल सेंटेंस इट से शुरू होना चाहिए। एक कंडीशन ये है दैट यूज होने की, और दूसरी कंडीशन भी है कि दोनों दिए गए सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस जो दोनों दिए जाएंगे, उन दोनों सेंटेंसेस का असर्टिव होना अनिवार्य है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो दोनों सेंटेंस दिए हुए हैं वो दोनों सेंटेंस कैसे होने चाहिए, असर्टिव। असर्टिव आप समझ रहे होंगे, असर्टिव का मतलब पहले सब्जेक्ट यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आई होगी। तो या दोनों सेंटेंस असर्टिव होने चाहिए, उन दोनों सेंटेंसों में किसी एक सेंटेंस के अंत में इट सो दैट दिस होना चाहिए, या दोनों सेंटेंसों में से कोई एक सेंटेंस आपका इट से शुरू होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में आप दैट कंजक्शन यूज करके दिए गए दो सिंपल सेंटेंसेस को एक न्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं तो हम देखते हैं कि क्या इन एग्जाम्पल्स पर दी गई कंडीशन लागू होती हैं या नहीं। अगर कंडीशन दी गई लागू होती हैं तब हम कंजक्शन दैट यूज कर पाएंगे, अदरवाइज कंजक्शन दैट हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं जो दो एग्जाम्पल में यहाँ दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है ही विल सक्सीड, वी होप सो, वो सफल होगा, वी होप सो, हमें ऐसा अनुमान है, हमें ऐसी उम्मीद है कि वो सफल होगा। अब देखते हैं कि सेंटेंस में पहली कंडीशन अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही, मतलब दोनों दिए गए सेंटेंस के लास्ट में इट सो दैट दिस आ रहा है कि नहीं। तो पहले सेंटेंस में तो हमें कहीं नहीं मिला दिस दैट इट या सो, हाँ, लेकिन दूसरे सेंटेंस में जो दूसरा सिंपल सेंटेंस दिया हुआ था उसके लास्ट में हमें सो देखने को मिला। अर्थात आप कह सकते हैं कि ऊपर दिए गए सेंटेंस में जो कंडीशंस बताई गई वो कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही। एक कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया था कि दोनों दिए गए सेंटेंसेस का असर्टिव होना अनिवार्य है। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस है ही विल सक्सीड, वो सफल होगा, वी होप सो, हमें ऐसी आशा है। तो दोनों सेंटेंस हमारे कैसे हैं,
असर्टिव। तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, दोनों सेंटेंस असर्टिव के भी हैं और दोनों सेंटेंस में किसी एक सेंटेंस के लास्ट में जो बताए गए वर्ड है उन वर्ड में से कोई ना कोई वर्ड आ रहा। मानो लास्ट में ना आता तो हम शुरू में भी चेक कर सकते थे, किसी एक सेंटेंस की शुरुआत अगर इट से भी होती तो भी पहली कंडीशन उस पर अप्लाई मानी जाती। अब इन दो दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो वी होप, सो हमें ऐसी आशा है कि ही विल सक्सीड, वो सफल होगा। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो जो सो है यहां उस सो को हमें वहां दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं वी होप कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे हम, दैट। वी होप दैट ही विल सक्सीड, वी होप दैट ही विल सक्सीड, वी होप दैट ही विल सक्सीड। और इस तरह इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया। अब दिया हुआ सेंटेंस जो हमारा है ये कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां है इट इज अबाउट टू रेन, आई एम श्योर ऑफ इट, बारिश होने वाली है। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका भरोसा है, मुझे इसका भरोसा है कि बारिश होने वाली है। तो हमने कहा कि दैट अगर आपको यूज करना है तो ऊपर दी गई दो कंडीशन आपको चेक करनी होंगी। उन दो कंडीशन के अप्लाई होने पर ही आप कंजक्शन दैट यूज कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन में कहा गया था इट सो दैट दिस, या तो शुरू में होने चाहिए या ये वर्ड जो है वो शुरुआत में हो या सेंटेंस के अंत में हो, किसी एक सेंटेंस में कम से कम। तो यहां देखते हैं पहले सेंटेंस की शुरुआत ही इट से हुई। तो आप ये कह सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में ना होकर के सेंटेंस इट से शुरू हुआ है तो पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, और यहां इसमें लास्ट में भी इट यूज हुआ है तो पहली कंडीशन तो अप्लाई हो रही है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या, कि दोनों सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड दोनों सेंटेंस असर्टिव है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। सेंटेंस हमारा दिया हुआ है इट इज अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट टू रेन, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका भरोसा है। तब जब दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं दिए गए सेंटेंसेस पर तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हम कंजक्शन दैट यूज कर सकते हैं दिए गए दोनों सिंपल सेंटेंसेस को एक न्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो आई एम श्योर, और यहां आपको आप इट अगर आप चाहें मेंशन करना तो आपका मेंशन कर सकते हैं, वरना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। तो आई एम श्योर, जो ये वाला इट है इसको तो हमको लेना पड़ेगा, लेकिन आखिर वाला इट हम छोड़ देते हैं। इट को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको हम ऐड नहीं करते। तो आई एम श्योर, अब कंजक्शन हमको यूज करना है, और कंजक्शन हमारा क्या है यहां पे, दैट। आई एम श्योर दैट, मुझे ये भरोसा है पक्का कि इट इज अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट टू रेन। और इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब यहां आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है दैट इट इज अबाउट टू रेन, की बारिश होने वाली। तो यहां पे नाउन क्लॉज यूज करके हम दो दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक न्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किए। तो ये तो दैट का यूज हुआ, कंजक्शन दैट का। अब हम बात करते हैं दूसरे कंजक्शन की जो कि है व्हाट। तो व्हाट कंजक्शन की भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि किन कंडीशन के होने पर हम कंजक्शन व्हाट यूज करेंगे। तो उसके लिए भी हम कंडीशन देख लेते हैं। ये दैट की कंडीशन थी, अब हम व्हाट की कंडीशन देखते हैं कि व्हाट कंजक्शन यूज करने की
कौन सी कंडीशन होती है? तो सेंटेंस फर्स्ट, सेंटेंस सेकंड। फर्स्ट सेकंड के सेंटेंस के अंत में समथिंग आना चाहिए। जो फर्स्ट सेकंड है उसके अंत में यदि समथिंग आए और दूसरे सेंटेंस में यदि सेंटेंस का अंत हो टू इट से, ऑन इट से या इन इट से, कुल मिला के दूसरा सेंटेंस किससे अंत हो? दूसरे सेंटेंस का इट से, और पहले सेंटेंस के अंत में क्या है? समथिंग। अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी तो दिए गए दोनों सेंटेंसेस को हम कंजक्शन व्हाट का यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां देखिए, रवि सेज समथिंग, रवि कुछ कहता है। तो पहले सेंटेंस के अंत में हमारी जो कंडीशंस अप्लाई करनी थी वो हो रही हैं, अर्थात पहले सेंटेंस के लास्ट में समथिंग आ रहा। अब दूसरे सेंटेंस, दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरे सेंटेंस के अंत में भी आपको क्या मिल रहा है? इट मिल रहा है। तो जब इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा, आई डू नॉट बिलीव, आई डू नॉट बिलीव। कंजक्शन कौन सा यूज करना हमको? व्हाट। आई डू नॉट बिलीव व्हाट रवि सेज, व्हाट रवि सेज। मुझे यह भरोसा नहीं है रवि जो कहता, अर्थात मुझे रवि के कहने पर भरोसा नहीं है। तो ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हुआ है किसमें? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब पहला सेंटेंस पहले यूज करना है कि दूसरा सेंटेंस पहले यूज करना है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है, बशर्ते अर्थ आपका प्रकट होना चाहिए और कंजक्शन का उचित उपयोग और उचित यूज होना चाहिए। आप भाव के अनुसार के सेंटेंस के भाव के अनुसार पहले वाला सेंटेंस भी पहले लिख सकते हैं, बाद वाला सेंटेंस भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन जो कंजक्शन आप यूज करेंगे उस कंजक्शन से सेंटेंस अर्थपूर्ण होना चाहिए। अब दूसरा सेंटेंस है, द टीचर सेज समथिंग। पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, सेंटेंस के लास्ट में समथिंग आ रहा है। दूसरी कंडीशन टू इट, दूसरी कंडीशन भी अप्लाई हो रही, दूसरे सेंटेंस के लास्ट में टू इट आया और पहले सेंटेंस के अंत में समथिंग आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम कंजक्शन व्हाट यूज कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट कंजक्शन यूज करने की जो कंडीशंस हैं वो दोनों कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही। तो अब इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे एक न्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो सेंटेंस हमारा बनेगा पे अटेंशन। और ये जो टू इट है इसको आप मेंशन करें या ना करें, इसको हम छोड़ देते हैं, इट तो छोड़ देते हैं, उसको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो पे अटेंशन, पे अटेंशन, पे अटेंशन। अब कंजक्शन यूज करेंगे, व्हाट द टीचर सेज, व्हाट द टीचर सेज। और जो समथिंग है उस समथिंग को आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात ये समथिंग कॉम्प्लेक्स में मेंशन नहीं होगा और इस तरह आपका ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? दैट कंजक्शन के यूज के और व्हाट कंजक्शन के यूज के। कुछ और कंजक्शंस का यूज हम देखते हैं आगे। तो आइए अब हम बात करते हैं कंजक्शन इफ या वेदर की। यहां पे लिखा हुआ इफ है, लेकिन जहां पे आप इफ यूज करेंगे चाहे तो आप वेदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इफ या वेदर सेम वर्ड माने जाते हैं और दोनों का कंजक्शन जहां इफ का हो सकता है वहां वेदर का अपने आप हो सकता है। अब इफ के प्रयोग की भी अपनी कंडीशंस हैं, क्योंकि जब तक कंडीशंस अप्लाई नहीं हो रही होंगी तब तक आप किसी कंजक्शन का यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा गया आपको कंजक्शन याद रखने हैं, साथ साथ कंडीशंस भी आपको याद रखनी है कि किन कंडीशंस पर कौन सा कंजक्शन यूज हो पाएगा कि नहीं। तो इफ के लिए भी कंडीशन देखो क्या है कि जो दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, हम ये मान के चलते हैं एटलीस्ट दो सिंपल सेंटेंस तो होंगे, हम दो ही मान के चलते हैं कि दो सेंटेंस दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पहला सेंटेंस
हमें असर्टिव में होना चाहिए। जब इफ का हमें यूज करना हो कंजक्शन के तौर पे, तो दो सिंपल सेंटेंस जो दिए गए हैं उनमें पहला सेंटेंस किसका होना चाहिए? असर्टिव का होना चाहिए। और दूसरा, ये आप कह सकते हो पहले को दूसरा, या कह सकते हो कि एक सेंटेंस असर्टिव का होना चाहिए और एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए, लेकिन वो कैसा? फर्स्ट टाइप। जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा वो कैसा होना चाहिए? फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप का मतलब कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ होगा और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ नहीं होगा सेंटेंस, नहीं तो वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का हो जाएगा। तो अगर एक सेंटेंस असर्टिव है, एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, तो इस कंडीशन में हम इफ कंजक्शन यूज कर सकते हैं नाउन क्लास के रूप में। मान लीजिए कि ये दी गई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही सेंटेंसेस पे, तो एक और कंडीशन दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। मान लीजिए पहली कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही दिए गए सेंटेंसेस पे, तो दूसरी कंडीशन देखना होता है कि किसी एक सेंटेंस में भी होना चाहिए। जो दो सेंटेंस दिए गए हैं सिंपल के, जिनको आपको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, उन दोनों सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में आपको में भी होना चाहिए। जो दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए, उन दोनों दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में किसी एक सिंपल सेंटेंस में भी का यूज होना चाहिए, जिसे कॉम्प्लेक्स बनाते समय आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में बदल लेते हैं। तो जैसे यहां पे दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, आइए एग्जांपल के थ्रू ठीक से हम इन कंडीशंस को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ सेंटेंस आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विल ही कम, कि क्या वो आएगा कि नहीं आएगा, मैं नहीं जानता। तब जब इसको हमको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अब कंजक्शन हमको यूज करना होगा कौन सा? इफ। आई डू नॉट नो इफ। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है आप कॉम्प्लेक्स जब बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो असर्टिव के अकॉर्डिंग का मतलब ये हुआ कि आप पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर सकते। कॉम्प्लेक्स बनाते समय जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे उनको आप असर्टिव के अकॉर्डिंग चेंज करके लिखेंगे। असर्टिव के अकॉर्डिंग मतलब होता है पहले सब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? असर्टिव में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। अंतर ये होता है कि असर्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता। तो इफ ही, अब नॉर्मली तो विल पहले था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हम विल पहले नहीं यूज करेंगे, हम पहले यूज करेंगे ही, और ही के बाद अब हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना। तो आई डू नॉट नो इफ ही विल कम, इफ ही विल कम, मैं नहीं जानता कि वो आएगा। और इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा किसमें कन्वर्ट हुआ है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिया हुआ है पहली कंडीशन अप्लाई हो रही थी दोनों सेंटेंसेस पे। पहला सेंटेंस हमारा असर्टिव का था और दूसरा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का था। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस पर पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब दूसरे एग्जांपल पे देखते हैं कि पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है कि नहीं। तो पहला सेंटेंस हमारा असर्टिव में है, लेकिन दूसरा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर पहली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। तो जब पहली कंडीशन अप्लाई ना हो तब हमेशा हमें दूसरी कंडीशन को देखना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या था कि दिए गए किसी एक सेंटेंस में बी का यूज होना चाहिए। तो ही में बी, ये मिला हमें में बी, और इसी को हम ढूंढ रहे थे कि आखिर कहां है। जब पहली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो दूसरी तो अप्लाई होनी चाहिए। तो मे बी को जो हम खोज रहे थे मिल गया शुरू में ही। तो ही में बी इनोसेंट, वो इनोसेंट हो सकता है, अर्थात वो बेगुनाह हो सकता है। आई डू नॉट नो, मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता कि वो इनोसेंट है कि नहीं। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको लिखना होगा आई डू नॉट नो। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स में तो हो जाएगा
आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। अब हमको कंजक्शन यूज करना है, कौन सा? इफ। आई डू नॉट नो इफ। अब जैसा कि बताया गया है कि सेंटेंस में मे बी यूज होना चाहिए, और मे बी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इज एम आर में। और इज एम आर ये डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? इफ ही, ये सब्जेक्ट है ही। अब इसी में बी को हम कन्वर्ट करेंगे इज एम आर में, तो ही के अकॉर्डिंग क्या होगा? इज। ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट। में बी को कन्वर्ट कर दिया किसमें? इज में, जैसा कि रूल में बताया गया है, और उसके बाद इनोसेंट लिख दिया गया। तो आई डू नॉट नो इफ ही इज इनोसेंट, मैं नहीं जानता कि वो बेगुनाह है या नहीं। अब इस सेंटेंस को आपने कन्वर्ट किया है किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो इस तरह इफ का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब पीछे बताए गए कंजक्शंस के अलावा अगर दिए गए सेंटेंसेस में, जैसा कि बताया गया है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में ज़्यादातर जो कंजक्शन होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से बने हुए हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए एक सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही है। अगर दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं और उनमें एक सिंपल सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ होगा, या आप ये कह लो कि एक सेंटेंस हर हाल में उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि ज़्यादातर कंजक्शन, नाउन कंजक्शन जो यूज करते हैं हम, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वर्ड ही यूज हुए हैं, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं। तो उस कंडीशन में जब दिए गए दो सेंटेंसेस में एक सेंटेंस एटलीस्ट इंट्रोगेटिव ही होगा, तो उस कंडीशन में देखिए दो कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई हैं। पहली कंडीशन में दिखाया गया कि अगर सेंटेंस फर्स्ट इंपरेटिव है और सेंटेंस सेकंड आपका इंट्रोगेटिव है, WH क्वेश्चन मार्क का मतलब है, WH का यहाँ पे मतलब है क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी। अगर क्वेश्चन वर्ड WH क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू हुआ, हम ये कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अगर पहली कंडीशन में अगर पहला सेंटेंस चाहे इंपरेटिव हो, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे असर्टिव हो, अगर दूसरा सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड या शुरू हुआ है या इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप से शुरू हुआ है, तो किस फार्मूले पे हम उसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? सबसे पहले अगर इंपरेटिव सेंटेंस तो हम इंपरेटिव सेंटेंस लिखेंगे, और फिर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब अगर सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ तो वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का काम करता है, और उसके बाद का जो पोर्शन है उसको हम असर्टिव के अकॉर्डिंग लिखेंगे। असर्टिव के अकॉर्डिंग मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, मान लीजिए आपका दोनों सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव ही हैं। मान लीजिए दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही हैं, पहला सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव हो और दूसरा सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पहले सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उससे सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, और फिर जो क्वेश्चन वर्ड हुआ आया है सेकेंड सेंटेंस का, उस क्वेश्चन वर्ड को एज अ कंजक्शन यूज करते हैं, और बाद का पोर्शन हम असर्टिव के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को हमको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस टेल मी, पहला सेंटेंस इंपरेटिव दिया है, टेल मी व्हेयर हैव यू पुट माय बुक, कि आपने मेरी पुस्तक कहाँ रखी। तब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो सबसे पहले इंपरेटिव वाला सेंटेंस लिखेंगे। तो ये सेंटेंस यहाँ पे इंपरेटिव है, आप चाहो तो ऑब्लिक असर्टिव भी कर सकते हो। अगर इंपरेटिव के साथ साथ असर्टिव है तो वहां भी यही कंडीशन अप्लाई होगी, पहले असर्टिव और फिर शेष भाग। तो अगर सेंटेंस असर्टिव है तो भी वही कंडीशन, और अगर इंपरेटिव है
तो भी वही कंडीशन। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है ये है इंपरेटिव। तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस होगा टेल मी, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है सेकेंड सेंटेंस सॉरी। तो टेल मी व्हेयर, टेल मी व्हेयर, ये तो क्वेश्चन वर्ड जो हमने यूज किया ये एज अ कंजक्शन काम करेगा। अब जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है उसको हमको असर्टिव के अकॉर्डिंग लिखना है। असर्टिव के अकॉर्डिंग मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? यू। तो हम पहले क्या लिखेंगे? वैसे तो नॉर्मली व्हेयर के बाद हैव आया था, लेकिन जब इसको हम असर्टिव के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड हमारा कंजक्शन का काम करेगा और शेष पार्ट जो है वो असर्टिव के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो व्हेयर यू हैव, टेल मी व्हेयर यू हैव पुट माई बुक, और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। अब ये सेंटेंस हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? कॉम्प्लेक्स में। अब दूसरा सेंटेंस फिर देखते हैं। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। हमने कहा चाहे इंपरेटिव सेंटेंस हो चाहे असर्टिव, यहां पे हमारा सेंटेंस असर्टिव, नोबडी नोज, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज हुई है और यहां सब्जेक्ट नोबडी, कोई नहीं जानता। व्हेयर हैज ही गॉन, कोई नहीं जानता कि वो कहां गया। उस कंडीशन में हमने क्या बताया? पहले असर्टिव का सेंटेंस लिख लिया जाएगा, अर्थात नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। और जो क्वेश्चन वर्ड है व्हेयर, वही क्वेश्चन वर्ड हमारे लिए यहां पर कंजक्शन का काम करेगा। व्हेयर और क्वेश्चन वर्ड के बाद जो शेष रिमेनिंग वर्ड है, सॉरी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज करके लिखा जाएगा? असर्टिव के अकॉर्डिंग। असर्टिव के अकॉर्डिंग मतलब पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले हमको सब्जेक्ट रखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। तो व्हेयर सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। व्हेयर ही, अब हेल्पिंग वर्ब, व्हेयर ही हैज गॉन। नोबडी नोज व्हेयर ही हैज गॉन, कोई नहीं जानता वो कहां गया। और इस तरह ये दिए गए दो सिंपल सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तब्दील हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस फिर देखते हैं। कैन यू टेल मी, अब यहां पे दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही। कहा गया था कि ये दोनों सेंटेंस पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो, अर्थात पहला सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव हो, लेकिन वो फर्स्ट टाइप का हो, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो। और जो दूसरा सेंटेंस है वो भी इंट्रोगेटिव हो, लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ हो। तो उस कंडीशन में कैसे बनाते हैं? हम पहले हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन लिखते हैं, उसके बाद वही WH क्वेश्चन वर्ड, अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड है वही हमारा किसका काम करता है? कंजक्शन का। और उसके बाद का पोर्शन जो होता है वो हम असर्टिव में लिख देते हैं। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? कॉम्प्लेक्स में, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी। अब ये जो हाउ है, यही हाउ हमारे लिए क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा। कैन यू टेल मी हाउ, और क्वेश्चन वर्ड के बाद जो शेष पार्ट है आप सेंटेंस का, शेष पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट विल प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस, वो असर्टिव के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो हाउ यू, अब क्वेश्चन वर्ड के बाद वैसे तो सेंटेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब आई है, लेकिन हमको क्वेश्चन वर्ड के बाद का पूरा सेंटेंस किसमें लिखना है? असर्टिव के अकॉर्डिंग। तो असर्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में यूज होती है, या जो वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। तो हाउ यू हैव solved this question, और इस तरह हमारा दिया हुआ सेंटेंस चेंज हुआ है किसमें? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे जिनके माध्यम से हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को नाउन क्लास के माध्यम से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किया। हम आशा करते हैं
कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।